नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 12th क्लास का टॉपिक कल नया स्टार्ट किया था हमने और उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें हमारा स्टार्ट कर दिया था हमने अभिक्रिया वेग। पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी केमिकल काइनेटिक्स की। फिर अपन ने अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांट दिया था, तात्कालिक या तात्क्षणिक, एक मध्यम वेग की अभिक्रियाएं या मध्यम गति की अभिक्रियाएं, और एक कौन सा था आपके अतिमंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, जिसमें लोहे पर जंग का लगना या फिर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो ये आपके क्या थे, उसके प्रकार थे। फिर अपन ने कहा था मध्यम गति की अभिक्रियाओं की वेग का हम मापन कर सकते हैं। या वेरी फास्ट और वेरी स्लो वाली थी, यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं या अति तीव्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं उनको। और एक जो वेरी स्लो थी, उनके वेग का मापन नहीं कर सकते, केवल किसका मापन कर सकते हैं, मध्यम गति की अभिक्रियाओं के वेग का मापन। ठीक है। फिर अभिक्रिया वेग की बात की थी। फिर अभिक्रिया वेग की अपन ने डेफिनेशन लिख दी थी कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी अभिक्रिया का वेग। उसका मात्रक लिख दिया था अपन ने कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर क्या था, सांद्रता में परिवर्तन प्लस माइनस अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। प्लस माइनस कम में क्यों लिया, प्लस उत्पाद के लिए, माइनस अभिकारक के लिए। क्यों, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए अपन ने प्लस माइनस साइन कम में ले लिए। ठीक है बच्चों। अब अपन क्या कहते हैं कि अभिक्रिया वेग को दो रूपों में है ना व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया वेग को कितने रूपों में, दो रूपों में, एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग। तो देखिए, अब मैं लिखता हूं यहां से कि जो औसत वेग है आपके, कौन सा बच्चों, औसत वेग की बात करते हैं। एक इसका मात्रक भी लिख दिया था अपन ने, सांद्रता। सांद्रता का मतलब मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या रहा, टाइम। अब टाइम आपको यहाँ सेकेंड, मिनट, आवर्स, ईयर्स किसी में भी दे सकता है, मैंने कहा था आपको। तो बस आपको टाइम इनवर्स याद रख लो। वैसे सेकंड में देगा आपकी 12th लेवल पर, 12th लेवल पर तो सेकंड में देगा टाइम। ठीक है ना। फिर भी मान लो अपन तो फ्लेक्सिबल रहे भाई, अपन तो 12th की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में तैयारी करेंगे नीट जेई वगैरह की। वैसे तो साथ साथ ही करते हैं लोग 11th क्लास के साथ साथ। लेकिन मान लो आपने नहीं किए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आया हमको, ताकि हम कोई कोचिंग वगैरह लें आगे जाके, बड़ी ब्रांडेड कोचिंग लें, हमारे समझ में तो आया कम से कम। ठीक है ना। चलिए देखो, तो क्या कह रहे हैं अपन, अभिक्रिया वेग को, अभिक्रिया वेग को दो रूपों में, दो रूपों में व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है, ऐसे लिख देते हैं। चलो, मापा जाता है। ये लीजिए, वो दो कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपके औसत वेग या औसत अभिक्रिया वेग, एक ही बात है, क्यों अभिक्रिया का वेग ही पढ़ रहे हैं अपन यहाँ। और दूसरा है आपके तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, वो तात्क्षणिक का मतलब किसी भी क्षण पर, तात्क्षणिक का मतलब बच्चों किसी भी क्षण पर, तात्क्षणिक किसी भी क्षण पर, ये लो तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर एवरेज। शॉर्ट में लिखो तो आर एवरेज, ए बी लिख दो या ए बी जी, एक ही बात है, आपकी इच्छा है। और इसको लिखते हैं हम, तात्क्षणिक को बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको आर इंस्टेंटेनियस। ये लो, आर इंस्टेंटेनियस, ये लो तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग किसको कहते हैं, औसत वेग का मतलब औसत निकाल दो। अरे औसत कैसे निकालते हो आप, जैसे मान लो एक गाड़ी है 2 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और मान लो 4 घंटे में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और आपसे औसत पूछे तो क्या करो, 150 को 100 को जोड़ दो 250, और वो 4 और 2 6 घंटे का भाग लगा दो, तो औसत आ जाएगा आपको। बस, तो आपको ऐसे ही यहाँ करना है औसत। तो क्या कहेंगे, औसत में एक निश्चित समय अंतराल हो गया आपका। अरे एक निश्चित समय अंतराल हो गया, ये मान लो 2 घंटे में आपने गाड़ी चलाई 100 किलोमीटर। अब जरूरी थोड़ी ना आपने 100 की स्पीड से भगाया, कभी 40 की स्पीड से, कभी 60, कभी 70, कभी
ऐसे करते करते कभी आपने 120 से भगाया होगा, कभी आपने 100 से भगाया होगा। तो ऐसे करते करते 2 घंटे में क्या हो गया, वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली थी। 1 घंटे में कितनी, 50। एवरेज है 50 तो, और हो सकता है 1 घंटे में आपने 60 की और एक में 40 ही की हो, लेकिन दोनों का एवरेज क्या है, 50। तो क्या कहेंगे, एक निश्चित समय अंतराल हो गया 2 घंटे। तो क्या कहेंगे अपन, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, आपकी अभिक्रिया का औसत वेग। क्या कहा मैंने, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या फिर उत्पाद, ये तो अपन ने कल ही पढ़ा था, उसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अभिक्रिया का औसत वेग। तो मैं यहां से डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए, देखो पहले तो औसत वेग हेडिंग डालते हैं अपन, औसत वेग, ये लीजिए औसत वेग, ये लीजिए औसत वेग, औसत वेग। और क्या कहेंगे, देखो औसत वेग को अपन क्या कहेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल या एक सेकंड, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा अभिकारक अथवा उत्पाद की अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है। अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है। अब सुनिए, अगर अपन ऐसा ले लें कि मान लो T1 समय है, इस पर अभिकारक की जो सांद्रता है ना, अभिकारक की सांद्रता, ये लो अभिकारक की सांद्रता, ये इधर मैं ऐसे लिख दूं ना, समय लिख देता हूं, ये लो इधर क्या लिख दूं बच्चों, समय, ये लो इधर हो गया आपका समय, और यहां पे क्या है आपके अभिकारक की सांद्रता, और इधर मैं क्या लिख दूं, उत्पाद की सांद्रता। किसकी, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। एक तरफ अभिकारक की सांद्रता और दूसरी तरफ उत्पाद की सांद्रता। देखिए हाँ जी, देखिए टाइम इधर मैं ले लूं T1, और T1 टाइम पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसको अपन बोल देते हैं R1, ये लो R1 ऐसे कह दूं मैं, R1, ठीक है। और उत्पाद की सांद्रता कितनी है, इसको कह दिया जाए P1, और एक टाइम ले लिया अपन ने T2, कि T2 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता क्या है, मान लो R1 थी, अब क्या होगी R2। सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखना आप, सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। और उत्पाद की सांद्रता क्या है, मान लो P2, उत्पाद की सांद्रता क्या है आपके P2। अब देखो समय अंतराल तो क्या हुआ, अगर समय का अंतर निकालें अब तो क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अरे अंतर ऐसे निकालते हैं आप, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो क्या होगा T2 माइनस T1, ये तो हो जाएगा आपके समान समय अंतराल। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, देखो अंतिम R2 प्रारंभिक R1, अंतिम P2 प्रारंभिक P1। अब देखो हमको पता है उत्पाद की सांद्रता पहले कम होगी बाद में ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव। यहां देखो क्या होगा, अरे R1 पहले 100% अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक शुरुआत में ज्यादा होते हैं, बाद में
अरे कम हो जाते हैं। तो अब की बार क्या होगा, कम माइनस ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए हमने क्या ले लिया, पीछे को नेगेटिव साइन ले लिया, ताकि क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव अरे पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव में भाग लगाओगे तो रिजल्ट किसमें आएगा, नेगेटिव में। अरे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अभिक्रिया का वेग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अभिक्रिया का वेग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा कि अभिक्रिया का वेग 0 है, इसका मतलब अरे अभिक्रिया हो ही नहीं रही। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, अरे नेगेटिव का मतलब क्या है कि बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, अरे नहीं हो रही इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या कहेंगे अपन, औसत वेग बराबर क्या कहेंगे, सुनो आप। औसत वेग बराबर, देखिए औसत वेग बराबर क्या कहा जाएगा बच्चों, सुनना आप। हाँ जी, औसत वेग बराबर आपको कहा जाएगा क्या, कि आर एवरेज बराबर क्या कहा जाएगा, क्या कहूं मैं ऐसे, देखो माइनस साइन काम में ले रहे हैं किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन किसकी, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, R2, और माइनस क्या होगा, अरे R1, R2 माइनस R1। पर देखो हमको पता है अगर माइनस साइन काम में लेंगे तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए अपन ने बाहर माइनस से क्या कर दिया इसको, अरे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा आपकी, T2 माइनस T1। अरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय, T2 माइनस T1 बराबर। अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लस साइन किसके लिए काम में लेते हैं अपन, उत्पाद के लिए। तो ये क्या होगा, P2 माइनस क्या होगा, P1, ये लो, ये लो, और अपॉन क्या होगा, T2 माइनस अरे T1। ये हो गया आपके आर एवरेज। ये क्या हो गया बच्चों आपके आर एवरेज। अरे ये क्या हुआ आपके आर एवरेज, औसत वेग, औसत वेग, ये लो बराबर, ये क्या है आपके आर एवरेज, ठीक है। अब इसको मैं चाहूं तो देखो ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, सुनिए आप। देखो R2 माइनस R1, अरे अंतर निकालते हो तो डेल्टा आर, और ये डेल्टा पी, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ये भी डेल्टा टी। तो आगे क्या लिखेंगे अपन अगली स्लाइड में देखो। हाँ जी, देखिए आगे, इसका मतलब आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपकी, आर एवरेज बराबर क्या होगा आपके बच्चों, अरे माइनस का ये तो डेल्टा और आगे आर, माइनस ये डेल्टा आर, अपॉन क्या होगा आपके डेल्टा टी, या यूं कह दो आप क्या, कि ये प्लस और ये डेल्टा पी अपॉन क्या होगा, अरे अपॉन क्या होगा डेल्टा टी। तो ये हो गया आपके औसत वेग का फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों आपके औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग का फॉर्मूला हो गया आपके, ये लो, ये औसत वेग का क्या हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लो, ये औसत वेग का क्या हो गया आपके फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे हम तात्क्षणिक वेग, कौन सा वेग, तात्क्षणिक वेग, कौन सा बच्चों, तात्क्षणिक वेग। देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग।
हाँ जी, तात्क्षणिक वेग। देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है, सुनिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने देखा अच्छा इस समय गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, तो किसी भी क्षण को देखा आपने, तो किसी भी क्षण क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, अरे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन होगी आपकी, किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का अरे वेग क्या कहलाएगा बच्चों, वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तात्क्षणिक वेग। किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। अब सुनिए आप आगे, किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। अब देखिए तात्क्षणिक वेग आप कैसे निकालेंगे, सुनिए। जैसे आर एवरेज बराबर क्या था आपके पास, माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इसमें क्या लगा दो आप, लिमिट लगा दो, यानी मैं यूं कह दूं लिमिट डेल्टा टी, यानी ये जो डेल्टा टी है ये क्या हो, जीरो की तरफ अग्रसर हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो फिर क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर आप फिजिक्स में लिखते हैं ऐसा, इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, अरे आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, माइनस का डी आर, माइनस का डी आर अपॉन डी टी। ये डेल्टा तो देखो कंप्लीट चेंज, ये बड़े चेंज को दिखाता है, बिग चेंज को, और ये स्मॉल चेंज को दिखाता है डी। बराबर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, प्लस का डीपी अपॉन dt, प्लस का dp अपॉन dt, प्लस का dp अपॉन dt। तो ये हो गया आपके तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला। ये क्या है आपके तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला। ये आपके तात्क्षणिक वेग का क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, तो औसत वेग पढ़ लिया हमने, तात्क्षणिक वेग पढ़ लिया हमने। अब देखिए एक पढ़ते हैं अपन औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में, मतलब सॉरी औसत वेग तात्क्षणिक वेग क्या मतलब, अभिक्रिया का वेग और एक स्टाइकोमेट्रिक गुणांक जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े, उसमें संबंध देखते हैं। जैसे देखो वो कहाँ काम आता है, ऐसे मान लो अरे अपन ने एक अभिक्रिया लिखी N2 + 3H2 और इससे क्या होगा, अरे 2NH3 बन रहा है, मान लो ऐसी अभिक्रिया है। अब देखो इसको देखने से तो हमको पता चल रहा है इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक एक है, एक को हम लिखते नहीं है। इसका गुणांक कितना है 3 और इसका गुणांक कितना है 2। ऐसे ही इसका मतलब इस अभिक्रिया को देखने से क्या पता चल रहा है कि इसका 1 मोल अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका 3 मोल भाग लेगा, और इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल। ऐसा नहीं 1 और 3 4 आधा हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 1 अणु भाग ले रहा है, इसके 3 भाग ले रहे हैं, उसके 2 बन रहे हैं। तो यहाँ तो क्या हुआ, अपन ने क्या कहा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर कह दो, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या है, अभिक्रिया का वेग। पर यहाँ तो देखो अरे इसका 1 अणु भाग ले रहा है तो उसके 3 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ तो क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही अलग अलग, और उधर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर भी क्या अलग अलग। इसका मतलब ये तो डेफिनेशन सही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध देखते हैं। ठीक है ना, यानी अभिक्रिया वेग को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अरे इनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा देते हैं ऐसे ऐसे। इसका 1 का तो 1 भाग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 का भाग लगा देंगे, 3 भाग ले रहे हैं, अब उसका क्या होगा, अरे है तो 3, अरे अभी देखो आगे समझ में आ जाएगा इसको, चलो मैं आगे लेता हूं तब, है ना।
आपकी तब समझ में आएगा। देखो, यानी अभिक्रिया वेग को बराबर करने के लिए अपन इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या लगा देंगे, भाग। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, अपनी हेडिंग होगी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, कौन सा गुणांक, अरे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और अभिक्रिया वेग में संबंध, यानी अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। देखिए संबंध क्या है, सुनिए आप, अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध, संबंध क्या है सुनिए आप। अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध, देखिए क्या संबंध है सुनिए आप। जैसे मैंने अभी एक अभिक्रिया लिखी थी, आपको ऐसी लिख दूं वापस से उसी को। देखिए अपन ने लिखा था ऐसे, एक अभिक्रिया लिखी थी अपन ने N2 प्लस 3H2, और उससे क्या बन रहा है आपकी 2NH3, उससे क्या बन रहा है आपकी 2NH3। N2 प्लस 3H2, इससे क्या बन रहा है 2NH3। अब देखो, अभी कहा था मैंने, इसको देखने से तो क्या पता चल रहा है हमको, भाई इसका एक अणु जितने समय में भाग लेगा उसके 3 अणु भाग लेंगे तो उसके कितने बनेंगे, 2। इससे तो क्या होगा, अरे अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर यानी अभिक्रिया का वेग ही अलग अलग आ जाएगा। तो फिर हम इसको बराबर करने के लिए क्या कर देते हैं, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, अरे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब अभिकारक और उत्पादों के आगे जो गुणांक लिखे रहते हैं ना, जैसे इसके आगे कौन सा गुणांक है, अरे इसके आगे गुणांक ये है बच्चों, कौन सा, 2, इसका 3, और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, इनका भाग लगा देते हैं, इनका क्या लगा देते हैं, भाग। और अपन जो है ना यहां वेग जब भी लिखेंगे ना, तो अपन तात्क्षणिक वेग के रूप में लिख दिया करेंगे डी, और डेल्टा लिखा है तो औसत वेग, और डी लिखा है तो तात्क्षणिक वेग। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सुनो अपन कैसे लिख रहे हैं, कल ही तो लिखा अपन ने, अरे रेट बराबर क्या था अपने पास, ऐसे था प्लस माइनस dx अपॉन अरे dt, यानी d अपॉन dt तो ऐसे कैसे यार, x क्या है, सांद्रता, x क्या है, सांद्रता, यानी समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, वो क्या है, अभिक्रिया का वेग। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसके लिए, सुनो आप, हाँ जी देखना, इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, देखो अब माइनस का d, अब सांद्रता किसकी, अरे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय। अब देखो इसका गुणांक तो एक ही है, तो एक का तो भाग लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, एक का भाग लगाओ गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका देखिए अब, इसके लिए क्या होगा, माइनस क्यों लगाया, समझ में आ रहा है ना, अरे ये दोनों अभिकारक हैं, ये क्या है, उत्पाद, और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए अपन ने माइनस साइन काम में लिया है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसलिए कौन सा साइन काम में लिया है, प्लस। तो क्या होगा, माइनस का dN2 अपॉन dt, ये कितना होगा, माइनस का 1/3, और आगे क्या होगा d, और ये H2, और अपॉन क्या होगा, अरे dt, dH2 अपॉन dt बराबर क्या होगा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, और ये d NH3 अपॉन क्या होगा, अरे dt, d NH3 अपॉन dt, d NH3 अपॉन dt, d NH3 अपॉन dt, ये लो। अब देखो ये क्या आया है, अरे ये आपका R एवरेज ही आया है, ये औसत वेग ही है, ये क्या है, ये औसत वेग कह दो या इसको रेट ऑफ रिएक्शन कह दो आप, अरे इसको चाहो तो आप औसत वेग कह दो इसको, और चाहो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ROR,
आर ओ और ये आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब औसत वेग। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, अब मैंने इनको बराबर कर दिया। देखो अभिक्रिया में तो क्या है कि 1 अणु 3 अणु 2 अणु पर देखो भाग कितना ले रहा है, 1/3। अरे 3 का 1/3 एक ही हुआ। यहां कितना बन रहा है, 2, 2 का 1/2 यानी 1। तो देखो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो अपन ने बराबर कर दिया। तो इनके क्या करो, अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध क्या है कि आपको क्या करना है, अरे आपको क्या करना है कि इनका जो एवरेज रेट निकालनी है ना, एवरेज रेट, तो आप इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या लगा दो, भाग लगा दो। अरे इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या लगा दो आप, भाग। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा आपके, ये रिलेशन आ जाएगा, ताकि सबकी रेट क्या होगी, बराबर बराबर होगी। अब मैं एक सवाल लेता हूं, देखो इस पर आधारित एक सवाल देखिए आप, और वो सवाल क्या है सुनिए आप। वो सवाल है आपकी, ये चलिए देखिए, ये सवाल है आपके ऐसा। देखिए मैं एक सवाल लेता हूं आपको, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको भी करेंगे। देखो अमोनिया निर्माण की, सवाल क्या है अपना, अमोनिया निर्माण की, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि, हैबर विधि। कौन सी विधि, हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में यदि 10 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में नाइट्रोजन की सांद्रता, किसकी, नाइट्रोजन की सांद्रता 4 गुणा 10 की पावर -2, 4 गुणा 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर से घटकर 2 गुणा 10 की पावर -2, 2 गुणा 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर रह जाती है, रह जाती है। तो क्या करना है आपको, देखो तो अभिक्रिया का वेग, एक तो आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है, अभिक्रिया का वेग पहला सवाल। दूसरा देखिए इसमें हाइड्रोजन के H2 के विलुप्त होने की दर, किसकी, H2 के विलुप्त होने की दर। देखो H2 के विलुप्त होने की दर का मतलब क्या है, और तीसरा क्या है आपकी, अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर। अब एक चीज देखिए आप, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कह दो आप या औसत वेग कह दो, बराबर क्या है। अरे जैसे नाइट्रोजन है, मान लो नाइट्रोजन क्या है, अभिकारक, हाइड्रोजन भी क्या है, अभिकारक, अमोनिया क्या है, उत्पाद। ये दोनों अभिकारक है, तो ये क्या होंगे, अरे विलुप्त होंगे, ये कम होंगे और वो बनेगा फॉर्मेशन। ये क्या होगा, डिसअपीयरेंस, वो फॉर्मेशन होगा। तो इसके, इनके विलुप्त होने की दर और इसके बनने की दर बराबर ही होगी। तो अगर हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो देखो खुद की जो रेट है ना, जैसे नाइट्रोजन की रेट है, उसमें क्या कर दिया, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दिया। ऐसे हाइड्रोजन की बनने की जो विलुप्त होने की रेट है, उसमें मैंने क्या किया, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 का भाग लगा दिया। ऐसे अमोनिया बन रहा है, तो बस इसके बनने की जो रेट है उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग लगाया, उससे क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जब भी निकालनी है तो क्या करो, अरे अपनी अपनी जो रेट है ना, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो।
और आपको अपनी अपनी रेट निकालनी तो क्या करो, अरे वो स्टैग्योमेट्रिक गुणांक को रेट ऑफ रिएक्शन से गुणा कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या कर दो, गुणा। और जब भी देखो क्या हो, किसी का भी स्टैग्योमेट्रिक गुणांक एक हो, इसको हटा दो, एक है तो उसकी खुद की अरे बनने की या फिर विलुप्त होने की दर वही क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग है। तो देखो यहां हमको सवाल में दिया क्या है, सुनिए आप, सवाल में हमको दिया क्या है, सुनना आप, कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अरे हैबर विधि का मतलब ये विधि हैबर विधि है, ये वाली विधि है ना, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, अरे ये हैबर विधि है। कौन सी विधि है ये, हैबर विधि, ये हैबर विधि है। इसमें यदि 10 सेकंड में यानी समयांतराल यदि हमको नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी, अरे 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर अरे रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो R1 होगी आपकी और ये क्या होगी आपकी R2। ज्यादा में से कम घटाओगे, अरे ज्यादा में से क्या करोगे, कम घटाओगे तो क्या आ जाएगा आंसर, किस में आ जाएगा आपके, अरे आंसर किस में आ जाएगा आपके नेगेटिव में, इसलिए अपन ने नेगेटिव साइन से आगे गुना कर दिया था। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, आगे देखना, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो पहला सवाल, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का अरे वेग, देखो तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन अपन समय, तो हमको नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन दे रखा है, क्या है सांद्रता में परिवर्तन, क्या है अपने पास, तो वो 4 गुना 10 की पावर माइनस अरे 2, ये था R1, ये तो आपके हुए ना R2 है, ये तो देखो मैं लिखता हूं आपको, या ऐसे करूं, देखो एक सेकंड रुको, इसको मैं मिटाता हूं यहां से, इसका सॉल्यूशन देखो आप, यानी अपन यूं कह दें, यानी इसका सॉल्यूशन है आपके क्या, देखना, या एक सेकंड, हाँ जी, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, इसका सॉल्यूशन, अब सुनिए, देखो नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है आपके, तो क्या दे रखा है इसने, तो R1 लिख दूं मैं, R1 यानी नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी दे रखी है हमको, 4 गुना 10 की घात और प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, एक बार देखो, ये माइनस का 2 चल रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है लिख दो। और किस में है ये, अरे ये मोल किस में है बच्चों, ये मोल प्रति लीटर में, किसमें है, मोल प्रति लीटर में, R2 बराबर कितना है, अरे 2 गुना 10 की पावर माइनस का 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 और आगे मोल और आगे क्या होगा लीटर इनवर्स। और देखो डेल्टा टी हमको दे दिया इसने, अरे डेल्टा टी समय अंतराल 10 सेकंड में तो हुआ ही, अरे ये चेंज जो है ना 10 सेकंड में हुआ है, तो ये 10 अरे सेकंड दे दिया हमको, तो ये क्या है 10 सेकंड में इतना चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ आपके समय अंतराल है, तो ये औसत वेग आएगा आपकी, अरे रेट ऑफ रिएक्शन कह दो आप या इसको आर अरे एवरेज कह दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट सवाल हो गया आपका, तो ये बराबर क्या होगा आपके, अरे माइनस का क्या होगा R2 माइनस R1 और अपॉन क्या होगा आपके डेल्टा टी, रखो, हाँ जी देखिए मैं थोड़ा सा आज क्लास को ऑफ करता हूं, नहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, बाहर है ना, फिर ये क्लास में थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, ठीक है चलिए।